वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। वेस्ट बंगाल के अंदर 2026 यानी अगले वर्ष में मार्च अप्रैल में जो है असेंबली का जो चुनाव है वो एक्सपेक्टेड है। ममता बनर्जी टीएमसी की जो प्रमुख हैं, ये उनका चौथा टर्म इलेक्शन वो कंटेस्ट करेंगी चीफ मिनिस्टर के लिए। ममता बनर्जी लगातार 2011 से मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल के। पहला उन्होंने चुनाव जो जीता था 2011 में जीता, फिर 2016 में जीता, 2021 में उन्होंने हैट्रिक बनाई। वेस्ट बंगाल एक इस तरह का राज्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 7-8 साल से लगातार ग्राउंड पे मेहनत कर रही है और आरएसएस भी जो है वो भी अंडर करंट को भागते हुए वेस्ट बंगाल में लगातार जो है वो काम कर रही है पर्दे के पीछे से। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, होम मिनिस्टर साहब, मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी जो है वो लगातार विजिट कर रही है वेस्ट बंगाल में। लेकिन जो नतीजा एक्सपेक्टेड था, स्पेशली 2021 के विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी और तमाम सर्वे कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि पहली बार वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन जो रिजल्ट आया, टीएमसी ने यानी ममता बनर्जी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लास्ट विधानसभा चुनाव में और एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी। आज के अंक में मैं आपको ताज़ा स्थिति बताऊंगा कि अगर आज वेस्ट बंगाल में चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी। वेस्ट बंगाल के अंदर इस वक्त टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो है ये मैदान में। तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। जो 2021 का चुनाव था, टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी 77 सीट्स, और टीएमसी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट का वहां पे खाता ही नहीं खुला था। ये वही कांग्रेस और कम्युनिस्ट हैं जिनकी स्थिति वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बेहतर हुआ करती थी। ना ही भारतीय जनता पार्टी की वहाँ प्रेजेंस हुआ थी और ना ही टीएमसी, क्योंकि टीएमसी जो ममता बनर्जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कांग्रेस में थी, फिर कांग्रेस से इनके डिफरेंसेस हुए तो टीएमसी इन्होंने पार्टी अलग से बनाई। लेकिन इसके पहले वहाँ पे सिर्फ 2 राजनीतिक दल थे, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। लेकिन 2021 के चुनाव में ये दोनों दल जो है वो शून्य पे आ गए। टीएमसी को 213 सीटें मिली, वोट परसेंटेज रहा था उनका 47.9। भारतीय जनता पार्टी 77 सीट, वोट परसेंट रहा था 38.1। कांग्रेस जो है वो शून्य पे आ गई, वोट परसेंटेज उनका था 2.93। और जो लेफ्ट है, सीपीआई जो एम है उसके अंतर्गत, उनका वोट परसेंट था 4.73%, जो ऑल टाइम लो था सीपीआई एम का। और जो मालदा और मुर्शिदाबाद के जो एरिया हैं मुस्लिम डोमिनेटेड, जहाँ पे कभी कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हुआ करता था, वहाँ भी ये दोनों पार्टी जो हैं वो शून्य पे आ गई। तो 2021 का जो चुनाव था वो बहुत बड़ी जीत बन के आया ममता बनर्जी के लिए। अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव किया है। मैं नतीजे आपको अंत में बताऊंगा, उसके पहले वेस्ट बंगाल में क्या इश्यूज हैं और क्या 2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हार के बाद वहां क्या सीखा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने दुर्गापुर में एक जनसभा की जिसमें उन्होंने लगभग 35 मिनट की स्पीच दी। ये 2 रोज पहले की बात है। ड्यूरिंग हिज स्पीच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने डेवलपमेंट की बात करी, इंडस्ट्री की बात करी, रोजगार की बात करी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का नाम तक उन्होंने अपने भाषण में नहीं लिया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा सीख ली है, चाहे वो 2021 का चुनाव रहा हो या 2016 का असेंबली का। भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया था इंडिविजुअल ममता बनर्जी के ऊपर। तुष्टीकरण की राजनीति मुद्दे जो हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, यानी हिंदू मुस्लिम की राजनीति वहां करी थी।
स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्रेसिव अटैक इंडिविजुअल पर्सनल किया था ममता बनर्जी के ऊपर, वो बैकफायर करा 2016 में, लेकिन 2021 में वो बहुत बड़े पैमाने पे बैकफायर किया। ममता बनर्जी ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, अपर कास्ट से आती हैं, तो अपर कास्ट का बैनर्जी, चैटर्जी, इनका बहुत ज़्यादा से है वेस्ट बंगाल की राजनीति में। तो अपर कास्ट ने 2021 के अंदर एकजुट होके वोटिंग की टीएमसी के लिए, ममता दीदी के लिए। इसके अलावा क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हुई थी, तो वेस्ट बंगाल का जो मुस्लिम है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम है उनकी पॉपुलेशन 27% है। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी संख्या है, और ये भारी संख्या में वोट करते हैं और एक मुश्त वोट करते हैं। और मुस्लिम समाज पिछले, अगर आप 4-5 चुनाव देखें, स्पेशली पिछले 7-8 साल में जितने चुनाव चाहे वो लोकसभा असेंबली के हुए, तो मुस्लिम समाज ने उस पार्टी को वोट दिया है, अलग चाहे केंद्र की राजनीति है चाहे स्टेट की, जो दल भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता हो। रिसेंट चुनाव आप देखिए दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी के लिए वोटिंग की मुस्लिम समाज ने, उन्होंने कांग्रेस के लिए वोटिंग नहीं करी दिल्ली में, क्योंकि मुस्लिम समाज को ये लगा कहीं ना कहीं कि जो आम आदमी पार्टी है उनका जनाधार स्ट्रांग है और वो भारतीय जनता पार्टी को फाइट दे सकते हैं दिल्ली में, तो मुस्लिम समाज उनके साथ जुड़ा। वेस्ट बंगाल में मुस्लिम समुदाय, जो जैसे मैंने आपको बताया, वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के साथ था, लेकिन ये दोनों दल वीक हुए। तो मुस्लिम समाज ने देखा कि केवल और केवल जो ममता बनर्जी हैं, जो उनके हक की भी बात करती है, मिनॉरिटी के साथ खड़ी होती हैं समय समय पे, वो फाइट दे सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये 27% की जो एक बहुत बड़ी टैली है मुस्लिम समाज की, इन्होंने एक मुश्त होके एकजुटता के साथ बहुत बड़े पैमाने पे वोटिंग की थी ममता बनर्जी के लिए 2021 के चुनाव में। इसके अलावा जो एससी समाज है, अच्छी खासी संख्या है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने भी ममता बनर्जी के साथ वो खड़े हुए, चाहे स्वर्ण समाज है, एससी समाज है, पिछड़ा वंचित समाज है, माइनॉरिटी में मुस्लिम है, इन्होंने ममता बनर्जी के लिए वोटिंग की थी 2021 में। और भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट किया था स्पेशली ममता बनर्जी के अगेंस्ट, वो बहुत भारी पड़ा बीजेपी को। इसलिए बीजेपी, जो 2026 का चुनाव है, जो बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है बंगाल के अंदर, वो बनाई है कि वो ना हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो लगभग 20 से 25 जो सेगमेंट हैं असेंबली के, लोकल लेवल पे करेंगे। पैन वेस्ट बंगाल लेवल पे वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करेंगे आने वाले चुनाव में। ये भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर लिया, यानी तुष्टीकरण की राजनीति पॉकेट्स में होगी, लोकल लेवल पे होगी। ममता बनर्जी के साथ क्योंकि सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं समाज के अलग अलग वर्ग, पिछले 15 साल से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर रही है, क्योंकि 15 साल में कोई भी पर्सनल एलिगेशन फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को लेके ममता बनर्जी के ऊपर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो टारगेट नहीं करेगी ममता बनर्जी को, और ये चिंता का विषय है ममता बनर्जी टीएमसी के लिए, क्योंकि उनको भी जो अपनी स्ट्रेटजी है वो अकॉर्डिंगली बदलनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अलावा जो आरएसएस है, श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कहीं ना कहीं रोल मॉडल, उनका जो जन्म शताब्दी वर्ष है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब बिलोंग करते थे बंगाल से, उनकी जन्मभूमि वेस्ट बंगाल है। तो आरएसएस पर्दे के पीछे से वो जो हिंदुत्व का सेंटीमेंट है, उसका अंडर करंट पैदा करने की कोशिश कर रही है अलग अलग सेगमेंट्स में, जिनकी संख्या लगभग 125 से 150। टोटल जो गणित है वेस्ट बंगाल का 294 सीट्स हैं असेंबली में, और पार्टी को सत्ता में आने के लिए वहां पे मोटा मोटा जो गणित है वो है 148 सीट्स का। तो 148 सीट्स में से लगभग 125 सीटें ऐसी हैं जहां पे आरएसएस जो है वो ग्राउंड लेवल पे चुपचाप तरीके से अपना काम कर रही है, लाइक जो आरएसएस ने हरियाणा के अंदर अपना काम किया था। और हरियाणा के अंदर जो एक जीती जिताई बाजी थी कांग्रेस की, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो कहीं ना कहीं हरियाणा वाली भूमिका जो है आरएसएस ने अपनाई है, अपना रही है आरएसएस वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये 2-3 कारण हैं
जो ममता बनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। इसके अलावा चाहे वो 2016 का चुनाव है असेंबली का या 2021 का, दोनों चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वर्सेस मोदी जो है वो हुआ था, क्योंकि लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी इस तरह का नेता नहीं है जो पैन वेस्ट बंगाल पॉपुलैरिटी के हिसाब से ममता बनर्जी के अगेंस्ट जिसको खड़ा किया जा सके। सुब्रत बनर्जी जो टीएमसी में थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में है, लीड कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो ममता बनर्जी जैसा उनका कद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और सीख की है कि इंडिविजुअल यानी मोदी वर्सेस अगर ममता बनर्जी करती है बीजेपी वेस्ट बंगाल में, तो उसका सीधा सीधा फायदा ममता दीदी को होगा। इसलिए ये भी जो है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी अपनाई है। उन्होंने ये जो आने वाला चुनाव है 2026 का, उसमें टीएमसी वर्सेस सुशासन, भ्रष्टाचार वर्सेस विकास और टीएमसी वर्सेस बदलाव, यानी जो 15 साल का एंटी अकम्बेंसी बढ़ रही है टीएमसी के अगेंस्ट, उसको भुनाने में जो है वो भारतीय जनता पार्टी अभी लगी हुई है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टैंड बदला है, इससे जो है वो विचलित है टीएमसी और स्पेशली जो उनकी हेड लीडर हैं ममता बनर्जी, जिनके इर्द गिर्द ही सारी की सारी राजनीति चलती है वेस्ट बंगाल में, टीएमसी में इन पर्टिकुलर। तो जिस तरह से डेवलपमेंट को लेके प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर घेरने में लगे हैं, आने वाले समय में ये सीधा फ्रंटियर अटैक होगा, क्योंकि उस तरह से इंडस्ट्री नहीं आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ नहीं हो रही है, रोजगार के मुद्दे नहीं मिल रहे हैं वेस्ट बंगाल में, जिनको लेके ज़मीनी स्तर पे नाराज़गी है। इसको काउंटर करने के लिए जो ममता बनर्जी है वो इंडस्ट्री ग्रोथ को लेके अभी चिंतित है, और उन्होंने हाल ही में जो टाटा ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात भी की है, और ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने टाटा ग्रुप को कन्विंस किया है कि वो अपना कोई लार्ज स्केल प्लांट वेस्ट बंगाल के अंदर लगाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ममता बनर्जी ने जो 2010 में आंदोलन किया था, 2011 में चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, वो जो नंदीग्राम में टाटा ग्रुप का नैनो की जो एक इंडस्ट्री थी उसको बंद करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, आम मानुष का जो आंदोलन था। और टाटा ग्रुप को वो नैनो फैक्ट्री फिर शिफ्ट करनी पड़ी थी वेस्ट बंगाल से गुजरात के अंदर। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था टाटा ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने फाइनल किया हुआ था कि नैनो जो प्लांट है वो बंगाल के अंदर लगेगा, लेकिन ममता बनर्जी ने आंदोलन के जरिए उसको रोका। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो मोदी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो नैनो प्लांट फिर शिफ्ट होकर वेस्ट बंगाल से चला गया था गुजरात के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो एंटी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो एक पिक्चर पोर्ट्रेट की विपक्ष के द्वारा, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ममता बनर्जी के अगेंस्ट, उसको लेके ममता बनर्जी बैकफुट पे हैं और अभी वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बातें कर रही हैं। और जो चुनाव अप्रैल मई में ड्यू है 2026 में, उसके पहले टीएमसी ने इंडस्ट्री को लेके वहाँ पे अलग अलग सेमिनार और इंडस्ट्रियल समिट की भी जो है वो घोषणा की है, ताकि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं और जो एनआरआई हैं उनकी इन्वेस्टमेंट आ सके वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग जगह जो है वो काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई है वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्लोबल बिजनेस मीट फैब में हो सकती है, यानी इलेक्शन से पहले। और ममता बनर्जी ने जो एन चंद्रशेखर साहब हैं टाटा ग्रुप के प्रेसिडेंट, उनके साथ लगभग इनकी 2 मीटिंग्स इस सिलसिले में हो चुकी हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो काउंटर करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद में और दूसरे तमाम जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया 27% पॉपुलेशन है मुस्लिम समाज की, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहीं ना कहीं अटैक करती है मुर्शिदाबाद जैसे दंगों को लेके टीएमसी के ऊपर, तो टीएमसी जो है उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ज़मीन पे स्पेशली जो हिंदू वोटर है वो एनॉयड चल रहा है टीएमसी के लिए, क्योंकि उनको अभी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रो स्टैंड लिया जा रहा है टीएमसी द्वारा मुस्लिम मिनॉरिटी को लेकर। तो इसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने जो एक इशू रेज किया वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर यानी अमित शाह साहब के अंडर आती है, उन्होंने एक प्लान तरीके के साथ बीजेपी के साथ मिलके ये जो दंगा है ये किया है मुर्शिदाबाद में।
तो बॉल जो है वो लगातार एक गोल पोस्ट से दूसरी गोल पोस्ट में जो है वो शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग सेगमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है और 125 के लगभग विधानसभा की सीटें हैं जो चिन्हित की गई हैं कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा, ये चिंता का विषय बन रही है ममता बनर्जी के लिए। इसके अलावा दूसरा में ये है कि अगर कांग्रेस जो उनका एक गढ़ हुआ करता था, जिसमें मैंने आपको बताया मालदा का एरिया है, मुर्शिदाबाद का एरिया है, स्पेशली इसके अलावा जयनगर की जो बेल्ट लगती है, अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट यहाँ पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो टीएमसी को लगभग 20 से 25 सीटों का लॉस जो है मुस्लिम ये जो डोमिनेटेड एरियाज है यहाँ पे बहुत संभव है कि हो सकता है, डेंट उनको लगाया जा सकता है इन तीन चीज़ों में। तो माँ माटी मानुष और माइनॉरिटी की राजनीति जो 2011 में शुरू की थी ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर, इसको लेके अभी वो बैकफुट पे हैं। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके जो कभी जो ममता दीदी इंडस्ट्री के अगेंस्ट होती थी, वो अब इंडस्ट्री के साथ चलने में वहाँ पे मजबूर हैं। इस तरह का जो है वो चौतरफा अटैक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलग अलग जो सेगमेंट है उन पे किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर का एरिया है यहाँ पे, और इसके अलावा जो पैन वेस्ट बंगाल पे अगर हम देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल जो सीट्स हैं उनके अंदर लगभग 125 सीटें ऐसी हैं। टोटल जो गणित है 294 का है, उसके अंदर से 125 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम डोमिनेंस जो है यानी मुस्लिम समाज की बहुत ज़्यादा से बनती है। 125 सीटें मैंने आपको बताया। ये जो 125 सीटें हैं, अगर 2006 में हम जाते हैं तो सीपीआईएम जिसको लेफ्ट जो है जिनको सीपीआईएम ने लीड किया था, उन्होंने 125 में से 102 सीटें जीती थी। ये बहुत गौर फरमाने वाली बात है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड 125 सीटें थी, 102 सीटें वो 2006 में सीपीआई ने, कांग्रेस ने जीती थी। इसके बाद 2011 में टीएमसी का और कांग्रेस का अलायंस हुआ था दोनों का, और उन्होंने ये 95 सीट जीती थी आउट ऑफ 125 जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। लेकिन 2016 में और जो 2021 का चुनाव हुआ, ये 125 का जो गणित है ये चला गया छिटक के टीएमसी की तरफ फ्रॉम कम्युनिस्ट एंड कांग्रेस। अगर कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी जो अभी जिनको साइडलाइन किया गया है वेस्ट बंगाल की राजनीति से, अगर अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस अपना चेहरा बनाती है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो ये यकीन और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कांग्रेस के साथ करती है तो बहुत बड़ा लॉस, स्पेशली ये जो 125 मैंने आपको सीटें बताई हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर है, इसमें बहुत बड़ा लॉस होगा ममता बनर्जी। इसके अलावा मैं दूसरा बताऊंगा कि जो दूसरे सेगमेंट हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, और जहाँ पे जो ये सेगमेंट है असेंबली का, ये बहुत बड़ी जो है वो चुनौती दे रहा है ममता बनर्जी को, और वो चिंतित हैं, उनका खेमा चिंतित है। ये जो सेगमेंट हैं ये हैं माजिलपुर, नंदीग्राम, दमदम, यादवपुर, कलकत्ता दक्षिण उत्तर, जयानगर, मुर्शिदाबाद, मालदा, जंगल महल, डाबर जो हार्बर है वो एरिया। इन एरियाज के अंदर जो है वो बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है ममता बनर्जी को, और डेंट लगने की वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना गोल पोस्ट चेंज किया है, यानी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छोड़ के डेवलपमेंट का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर जिस तरह से घेरने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार वर्सेस सुशासन को लेके जो कॉन्सेंट्रेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की जो है उसको अलग अलग सेगमेंट में टारगेट करेगी लोकल लेवल पे, लोकल मुद्दों के साथ। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को 2026 में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है वेस्ट बंगाल के अंदर। अभी मैं आपको जो रिजल्ट है जिसके लिए यू आर वेटिंग, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 294 सीट्स हैं। अगर आज इलेक्शन होते हैं, गणित है 147-48 सीट्स का विधानसभा के अंदर सरकार बनाने के लिए, तो 150 सीटों के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट
पार्टी के रूप में उभरेगी और अपने बलबूते पे वेस्ट बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है अगर आज वहां चुनाव होते हैं। लगभग 80 सीटों का प्लस है when we compare this figure with 2021 भारतीय जनता पार्टी। टीएमसी जो है वो 125 सीटों पे आ गई। लगभग 90 सीटों का लॉस हो रहा है टीएमसी को, ममता बनर्जी को, अगर आज वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव होता है। सीपीआई जो है, जो शून्य पे थी, जीरो पे थी 2021 में, उनको बहुत बड़ा प्लस हो रहा है 14 सीटों का। ये वही सीट, और ये 14 सीटों से बढ़ के लगभग 8-10 सीटें इसमें और प्लस हो सकती हैं अगर कांग्रेस के साथ टाइमली अलायंस और टैक्टिकल अलायंस हो ग्राउंड लेवल पे कम्युनिस्ट पार्टी का और कांग्रेस का। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 125 जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा डेंट लगाया जा सकता है कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। लेकिन फिलहाल जो है वो 14 का प्लस है। 2021 में शून्य पे थी सीपीआई, कांग्रेस, उनको 14 सीटों का प्लस है। कांग्रेस शून्य पे थी, कांग्रेस को भी 5 सीटों का जो है वो प्लस हो रहा है। और बहुत बड़ी एक जो बात कांग्रेस के फेवर में है कि अगर अधीर रंजन चौधरी को फ्री हैंड दिया जाता है तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो है दोनों का वोट परसेंट डबल फिगर में भी जा सकता है वेस्ट बंगाल के लिए, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय बनेगा ममता बनर्जी के लिए। क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जिस वोट बैंक में डेंट लगाएंगी वो कोर वोट बैंक लगातार 15 साल से जुड़ा हुआ है ममता बनर्जी के साथ। ये वही कोर वोट बैंक है 125 सीटों का जो मैंने आपको गणित बताया, जो 2011 से पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था। तो अगर ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी मेहनत करती है, टाइमली अलायंस होता है और अलायंस के अंदर फिजिक्स को छोड़ के केमिस्ट्री पे जोर दिया जाता है, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा 125 जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं। तो आज अगर चुनाव होता है वेस्ट बंगाल के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। एक बार अमित शाह ने अपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में अपनी स्टेट के अंदर अपना सरकार बनाएगी, यानी चीफ मिनिस्टर उनका होगा, वो दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल दिन होगा। तो उड़ीसा के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपनी सरकार बना ली है, अपने बलबूते पे चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और बहुत मुमकिन है पहली बार 2026 वेस्ट बंगाल देखेगा बीजेपी सरकार। थैंक यू, धन्यवाद।